4 अप्रैल 2023 की सुबह ने रशिया के लिए खतरे की घंटी बजा दी। फरवरी 2022 से शुरू हुई रशिया यूक्रेन वॉर में एक बहुत ही खतरनाक मोड़ आने वाला है। अगर हम रशिया की ज्योग्राफी को देखें तो यूक्रेन के बाद सिर्फ एक कंट्री है जो रशिया की सबसे बड़ी कमजोरी है और वो है फिनलैंड। रशिया के साथ 800 मील लंबा बॉर्डर शेयर करने वाला ये छोटा सा कंट्री अब नेटो का मेंबर बन गया है। पिछले पूरे साल से रशिया ये कोशिश करता रहा है कि फिनलैंड नेटो में शामिल ना हो, मगर फिर अप्रैल 2023 में आखिर वो बुरी खबर आ ही गई जिसे रशिया अवॉइड करना चाह रहा था। असल में फिनलैंड की एक पूरी हिस्ट्री है रशिया के साथ, जिसकी वजह से वो रशिया के लिए यूक्रेन से कहीं ज्यादा डेंजरस साबित होने वाला है। सच ये है कि आज की वीडियो में हम आपके साथ बहुत ही इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन शेयर करने वाले हैं, जिसके बाद आप भी समझ जाएंगे कि फिनलैंड का नेटो में शामिल होना रशिया के लिए इतना डेंजरस क्यों है और मैं क्यों कह रहा हूँ कि रशिया यूक्रेन वॉर अब बहुत ही डेंजरस फेज में एंटर होने वाली है। आज की वीडियो को बहुत ध्यान से एंड तक देखें, क्योंकि इसके बाद फ्यूचर में होने वाले बहुत से इवेंट्स का कनेक्शन और उनकी वजह आपको समझ आना शुरू हो जाएगी। सबसे पहले अगर हम ज्योग्राफिकली देखें तो ये करीबन 1300 किलोमीटर लंबे बॉर्डर को मॉनिटर करना और डिफेंड करना बहुत ही मुश्किल काम है, क्योंकि इस सारे रास्ते में बर्फ के पहाड़ और घने जंगल हैं और ये बॉर्डर रशिया के दूसरे सबसे बड़े और इम्पोर्टेंट शहर सेंट पीटर्सबर्ग से सिर्फ 150 किलोमीटर दूर है। वो सेंट पीटर्सबर्ग जहाँ पर करीबन 50 लाख रशियंस रहते हैं, वही सेंट पीटर्सबर्ग जो व्लादिमीर पुतिन का होम टाउन है। लेकिन रशिया के इतना करीब होने के बावजूद फिनलैंड आज तक कभी भी रशिया को सीरियसली थ्रेटन नहीं कर सका और उसकी वजह यह है कि फिनलैंड आबादी के लिहाज से बहुत ही छोटा कंट्री है। पूरे फिनलैंड में इतने लोग रहते हैं जितने रशिया के सिर्फ एक शहर सेंट पीटर्सबर्ग में रहते हैं। तो फिनलैंड के पास कभी भी इतनी मैन पावर नहीं थी कि वो रशिया पे कोई डिसाइसिव अटैक करे और इसीलिए रशिया की हमेशा से ये कोशिश रही है कि वो किसी भी तरह फॉरेन पावर्स को फिनलैंड में आने से रोके, क्योंकि इस तरह फिनलैंड को वो मच नीडेड मैन पावर मिल जाएगी जिसके थ्रू वो फिर रशिया पर अटैक कर सके। रशिया की फिनलैंड को कंट्रोल करने की ये स्ट्रेटजी शुरू हुई 200 साल पहले, जब 1808 में रशियन एम्पायर के सबसे बड़े दुश्मन ब्रिटेन और स्वीडिश नेवी ने फिनलैंड को कंट्रोल करना शुरू किया। स्वीडन ने फिनलैंड में अपनी मिलिट्री बेसिस बनाना शुरू कर दी और साथ ही फिनलैंड के नेवी पोर्ट्स पे भी उसने अपने समुद्री जहाज खड़े करना शुरू कर दिए। अब फिनलैंड की लोकेशन ऐसी है कि वो डायरेक्टली सेंट पीटर्सबर्ग को थ्रेट कर सकता है और उस जमाने में सेंट पीटर्सबर्ग रशियन एम्पायर का कैपिटल था और इसीलिए रशिया ने फिनलैंड से ये डिमांड किया कि वो स्वीडन और ब्रिटेन की बाल्टिक सी में ये सारी पोर्ट्स बंद कर दे, मगर फिनलैंड ने इनकार कर दिया और जवाब में रशिया ने 1808 में फिनलैंड पर अटैक किया और न सिर्फ ये सारे पोर्ट्स बल्कि पूरे फिनलैंड पर कब्जा कर लिया। सिर्फ सेंट पीटर्सबर्ग को बचाने के लिए रशिया ने सारी फिनिश और स्वीडिश आर्मी को उड़ा कर रख दिया था। स्वीडन इस हार से इतना ज्यादा डर गया कि अगले 200 साल तक उसने रशिया से दोबारा कभी कोई वॉर नहीं की और बिल्कुल न्यूट्रल रहा। दूसरी तरफ फिनलैंड अगले 100 साल तक रशिया का पार्ट ही रहा और फिर 1917 में वर्ल्ड वॉर 1 के बाद जब रशियन एम्पायर टूटी तो फिनलैंड रशिया के कंट्रोल से आजाद हो गया और एक इंडिपेंडेंट स्टेट बन गया। फिर 1939 के आसपास सोवियत यूनियन और जर्मनी के रिलेशनशिप टेंस होना शुरू हो गए और किसी भी पोटेंशियल जर्मन अटैक से बचने के लिए सोवियत यूनियन ने फिनलैंड से डिमांड किया कि वो फिनलैंड के कुछ आइलैंड्स का कंट्रोल चाहता है और साथ ही मेन फिनलैंड के शहर हांको में अपनी नेवल बेस बनाना चाहता है। फिनलैंड ने सोवियत यूनियन की इस डिमांड को रिजेक्ट कर दिया और सोवियत यूनियन ने 10 लाख फौजियों के साथ फिनलैंड पर अटैक कर दिया। लेकिन इस बार फिनलैंड बहुत जमकर लड़ा। इस वॉर में करीबन 3.5 लाख सोवियत फौजी मारे गए, लेकिन फिर भी सोवियत यूनियन बड़ी मुश्किल से ये वॉर जीत गया और फिनलैंड का 9% एरिया सोवियत यूनियन के कंट्रोल में चला गया। इस एरिया में फिनलैंड का दूसरा सबसे बड़ा शहर वायबॉर्ग भी शामिल था, जो आगे चलकर रशिया के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट शहर साबित हुआ, क्योंकि रशिया की सबसे बड़ी गैस पाइपलाइन द नॉर्ड स्ट्रीम यहाँ से शुरू होती है। इन गैस पाइपलाइंस पे हमने एक बड़ी डिटेल्ड वीडियो बनाई है और उसमें बताया है कि कैसे पूरा यूरोप रशिया पर डिपेंडेंट है। इस वीडियो का लिंक आपको नीचे
नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। खैर फिनलैंड ये वॉर तो हार गया था, मगर सिवाय इस 9% एरिया के उसका बाकी सारा एरिया इंडिपेंडेंट रहा। फिर 15 महीने बाद ही जर्मनी ने सोवियत यूनियन पर अटैक कर दिया। अब फिनलैंड को एक अपॉर्चुनिटी नजर आई कि क्यों ना जर्मनी के साथ मिलकर रशिया पर अटैक किया जाए और उससे अपना सारा एरिया वापस लिया जाए। फिनलैंड ने जर्मन ट्रूप्स को अपने कंट्री में आने की परमिशन दी और फिर फिनलैंड की मदद से ही जर्मन्स ने सेंट पीटर्सबर्ग पर कब्जा कर लिया। इसके बाद अगले 3 साल तक बहुत ही खूनी जंग हुई और फाइनली 1944 में जर्मनी ये वॉर हार गया और सोवियत यूनियन ने अपने सारे एरियाज पे कंट्रोल वापस ले लिया। फिनलैंड अब समझ चुका था कि अगर उसने सरवाइव करना है तो उसे सोवियत यूनियन के साथ न्यूट्रल रहना पड़ेगा। इसीलिए 1944 में फिनलैंड और सोवियत यूनियन में एक पीस ट्रीटी साइन हुई, जिसके मुताबिक फिनलैंड का वही 1917 वाला बॉर्डर होगा और आज के बाद फिनलैंड अपनी जमीन पर किसी फॉरेन मिलिट्री को आने की इजाजत नहीं देगा। इस ट्रीटी के साथ ही फिनलैंड ने एक और बड़ी इंटरेस्टिंग चीज ये भी की कि उसने 18 साल से ऊपर सारे मर्दों के लिए 1 साल की मिलिट्री ट्रेनिंग मस्ट कर दी। इसका मतलब ये था कि अब फिनलैंड के सारे मर्द मिलिट्री का हिस्सा होंगे और जब भी कंट्री को जरूरत पड़ेगी तो वो अपने कंट्री के लिए लड़ने के लिए अवेलेबल होंगे। ये पॉलिसी आज तक चलती आ रही है और आज की डेट में करीबन 3 लाख फिनिश मर्द पार्ट टाइम सोल्जर्स हैं और जिस दिन भी उन्हें गवर्नमेंट की कॉल आई वो दुश्मन से लड़ने के लिए आर्मी ज्वाइन कर लेंगे। 3 लाख फौजियों के साथ फिनलैंड का मिलिट्री रिजर्व जर्मनी, फ्रांस और इटली की कंबाइंड आर्मी से कहीं ज्यादा बनता है और इसीलिए फिनलैंड 21st सेंचुरी में एक बहुत इंपॉर्टेंट मिलिट्री प्लेयर बन चुका है। खैर 1944 के बाद से अगले 50 साल तक फिनलैंड और स्वीडन सोवियत यूनियन के साथ बिल्कुल न्यूट्रल रहे। फिर 1995 में दोनों कंट्रीज बड़ा ही केयरफुली यूरोपियन यूनियन का मेंबर बन गए और उन्होंने रशिया को इंश्योर किया कि वो नेटो का मेंबर नहीं बनेंगे और ये प्रॉमिस फिर फाइनली टूटा फरवरी 2022 में, जब रशिया ने यूक्रेन पर अटैक किया और स्वीडन और फिनलैंड ने नेटो मेंबरशिप के लिए अप्लाई कर दिया। असल में ये दोनों कंट्रीज देख चुके थे कि इतने थ्रेट्स और सैंक्शंस के बावजूद रशिया ने यूक्रेन पर फुल स्केल अटैक किया है, तो कोई भरोसा नहीं कि कल को रशिया फिनलैंड को वापस लेने के लिए उस पर भी अटैक कर दे। अप्लाई करने के 1 साल बाद 4 अप्रैल 2022 को फिनलैंड बिलाखिर नेटो का मेंबर बन गया और कुछ ही दिनों बाद स्वीडन भी नेटो का मेंबर बन जाएगा और इस तरह रशिया के गिर्द वेस्टर्न पावर्स का घेरा और तंग हो जाएगा। असल में स्वीडन के पास यूरोप की सबसे पुरानी और एडवांस्ड नेवी है। स्वीडन की सबमरीन्स दुनिया में सबसे एडवांस्ड हैं और उसकी वेपन कंपनी साब पूरी दुनिया में सबसे एडवांस्ड रेडार्स और फाइटर जेट्स बनाने के लिए मशहूर है। इसी तरह स्वीडन की जियो लोकेशन भी रशिया के लिए बहुत क्रिटिकल है। स्वीडन के नेटो में शामिल होने से पूरा बाल्टिक सी एक नेटो कंट्रोल्ड लेक बन जाएगा और रशिया के पास सिवाय सेंट पीटर्सबर्ग और कलिनिंग्राड के कोई और पॉइंट नहीं होगा कि वो बाल्टिक सी एक्सेस कर सके और इवन ये दोनों पॉइंट्स भी कॉम्प्रोमाइज्ड होंगे क्योंकि इनके सारे रूट्स तो नेटो के कंट्रोल में होंगे और इस तरह रशिया की सबमरीन्स स्वीडन के सोनार आसानी से डिटेक्ट कर सकेंगे। इसी तरह स्वीडन के बिल्कुल पास एक आइलैंड है गॉटलैंड। ये आइलैंड स्वीडन के कंट्रोल में है, तो स्वीडन के नेटो में शामिल होने का मतलब होगा कि अब नेटो इस आइलैंड की एयर बेसिस यूज करके पूरे बाल्टिक सी को कंट्रोल कर सकेगा। तो अगर देखा जाए तो रशिया की वेस्टर्न साइड बिल्कुल ही कॉम्प्रोमाइज्ड हो जाएगी। लेकिन अगर मैं आपको ये कहूँ कि रशिया के लिए सेंट पीटर्सबर्ग को बचाने से भी बड़ा एक और कंसर्न है और वो है कोला पेनिनसुला। रशिया का ये नॉर्दर्न पार्ट जो हमारे पूरे प्लेनेट पे सबसे ज्यादा मिलिटराइज्ड एरिया है। पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा हथियार शायद इस रीजन में है। यही वो एरिया है जहां पर रशिया के सारे न्यूक्लियर वेपन्स हैं और यही वो एरिया है जहां पर रशिया के इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल्स हैं जो डायरेक्टली यूरोप के सारे बड़े शहरों को टारगेट कर सकते हैं। यही वो एरिया है जहां पर रशिया की सबसे बड़ी सबमरीन पोर्ट है और यहीं पर रशिया के नॉर्दर्न फ्लीट का हेडक्वार्टर भी है। यही वो एरिया है जहां से रशिया के सारे बहरी जहाज और सबमरीन्स निकलकर इधर यूरोप और अमेरिका के दरमियान आते हैं ताकि इन वेस्टर्न पावर्स पर नजर रख सकें। लेकिन फिनलैंड के नेटो का मेंबर बनने से ये एरिया भी कॉम्प्रोमाइज हो जाएगा और वो इसलिए
कि इस सारे एरिया को पूरे रशिया से सारा वेपन इस रेल और रोड नेटवर्क से सप्लाई किया जाता है, जिसे R21 कहते हैं। ये नेटवर्क फिनलैंड के बॉर्डर से सिर्फ 100 किलोमीटर दूर है और लेट्स से किसी वॉर की सूरत में अगर नेटो आर्मीज इधर फिनलैंड को क्रॉस करके इस लाइन के किसी हिस्से को भी डिस्ट्रॉय कर दें तो रशिया के सारे न्यूक्लियर आर्सनल्स को सप्लाई बंद हो जाएगी और इसकी सारी मिसाइल कैपेबिलिटी भी खत्म हो जाएगी। इसी तरह फिनलैंड और स्वीडन के नेटो में जाने से रशिया के लिए ये इंटरकॉन्टिनेंटल मिसाइल यूज करना भी मुश्किल हो जाएगा, बिकॉज इन दोनों कंट्रीज के रेडार्स ये मिसाइल्स डिटेक्ट कर लेंगे और क्योंकि ये मिसाइल्स इन दोनों कंट्री के ऊपर से होते हुए ही यूरोप की तरफ जाएंगे तो नेटो इन मिसाइल्स को दरमियान से ही इंटरसेप्ट भी कर सकेगा। इसीलिए फिनलैंड और स्वीडन का नेटो में शामिल होने का मतलब है कि रशिया अब बहुत सख्त डेंजर में है। इसीलिए जैसे ही फिनलैंड की नेटो मेंबरशिप अनाउंस हुई, रशिया ने भी अनाउंस किया कि वो फिनलैंड के साथ बॉर्डर पर अपनी मिलिट्री कैपेसिटी डबल करने लगा है। इसी तरह रशिया अब अपनी सबमरीन्स पर भी बहुत हैवीली इन्वेस्ट कर रहा है और उसने 100 मेगा टन वाले पोसाइडन मिसाइल्स बनाए हैं जिन्हें सबमरीन से फायर किया जा सकता है। ये मिसाइल्स चंद सेकंड्स में पूरे न्यूयॉर्क और लॉस एंजलिस को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। ये सबमरीन्स हमारी पूरी ह्यूमन हिस्ट्री की सबसे डेंजरस इन्वेंशन है और ऐसा क्यों है इसकी वजह जानने के लिए आप ये वीडियो देख सकते हैं। रशिया यूक्रेन वॉर एक बहुत ही डेंजरस फेज में एंटर होने वाली है और शायद ये फेज डिसाइसिव हो। 2021 में फिनलैंड में एक सर्वे हुआ जिसमें 74% लोगों ने कहा कि वो अपने कंट्री को डिफेंड करने के लिए अपनी जान भी दे सकते हैं। ये रेटिंग पूरे यूरोप में सबसे ज्यादा है। मेरे ख्याल में फिनलैंड फौरन तो शायद अमेरिकन या नेटो ट्रूप्स को अपनी जमीन पर अलाउ ना करे, बिकॉज वो अननेसेसरीली रशिया को प्रोवोक नहीं करना चाहेगा और लग ऐसा ही रहा है कि फिनलैंड नॉर्वे वाला मॉडल फॉलो करेगा। नॉर्वे नेटो के फाउंडिंग मेंबर्स में से है, मगर अभी तक वो सारी वॉर्स में रशिया के साथ बिल्कुल न्यूट्रल रहा है और इवन नॉर्वे का रशिया के साथ छोटा सा बॉर्डर भी है। ये बॉर्डर उसी कोला पेनिनसुला में है जो रशिया का मिलिट्री हब है, मगर नॉर्वे ने कभी भी नेटो और अमेरिकन फोर्सेस को अलाउ नहीं किया कि वो उसके कंट्री में मिलिट्री बेसिस बनाएं और उसकी एक ही वजह थी कि नॉर्वे कोई ऐसा कदम नहीं उठाना चाहता था जिससे रशिया प्रोवोक हो जाए। तो इट्स वेरी लाइकली कि फिनलैंड भी नेटो मेंबर बनने के बावजूद नॉर्वे की तरह न्यूट्रल रहे। दूसरी तरफ एक चीज तो क्लियरली विजिबल है कि सारी वेस्टर्न पावर्स रशिया को घेर कर चोक करना चाहती हैं। अभी तक रशिया पर किसी थ्रेट और एक्शन का कोई असर नहीं हुआ एंड नोबडी नोज कि अगर पुतिन को दीवार के साथ लगाने की कोशिश की गई तो कोई पता नहीं कि वो फाइनली न्यूक्लियर मिसाइल की ऑप्शन यूज कर ले और उसका अंजाम सिर्फ और सिर्फ तबाही होगा। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। ये हैं वो सारे सोर्सेज जहां से हमने इस वीडियो के लिए कंसल्ट किया है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।